सोचो, हवा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टायर का बहुत ज्यादा नहीं होता, जो भी ये सोचे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, राइट, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत कम होता है, राइट। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये कुछ भी लिखा हो बट इट इज मोर लाइक अ जीरो टाइप ऑफ अ थिंग। क्यों? देखते जाइएगा, जितना अपन इंजन पावरफुल रखेंगे वो उतना ज्यादा टॉर्क प्रोवाइड करेगा, जितना ज्यादा वो टॉर्क प्रोवाइड करेगा उतना ज्यादा ड्राइव व्हील का फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। एक दिन था, मैंने एक सवाल पूछा था कि टेक्निकली देखा जाए तो मैक्सिमम फोर्स अवेलेबल इज म्यू एम जी, इफ यू डिवाइड दैट बाय मास, तो दोनों का एक्सेलरेशन, चाहे बाईसाइकिल, चाहे लैम्बोर्गिनी, चाहे नैनो, सबका एक्सेलरेशन टेक्निकली तो मैक्सिमम कितना आना चाहिए? म्यू जी। लेकिन नहीं आता, म्यू जी तो कोई पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन कभी भी अपनी लिमिटिंग वैल्यू तक नहीं पहुंचता, स्टैटिक ही रहता है। लेकिन स्टैटिक कितना बड़ा लगेगा, किस पे डिपेंड कर रहा है? इंजन के टॉर्क पे। इसलिए गाड़ी के एडवर्टाइजमेंट में सबसे पहली चीज किसके बारे में डिस्क्रिप्शन होता है? कि लाल कलर में आती है, हरे कलर में आती है, ऐसे है कि इसमें स्टीयरिंग भी लगाई है, हाँ, या स्टीयरिंग के ऊपर जो है कौन सा कपड़ा लगाया है, ये सब होता है डिस्क्रिप्शन। क्या होता है? सबसे बड़ा डिस्क्रिप्शन होता है इंजन के बारे में। इनफैक्ट गाड़ी के नाम में तक इंजन का नाम होता है। यदि आप देखेंगे BMW देखेंगे तो उसके पीछे लिखा रहेगा 530D या ऐसा कुछ लिखा है, मतलब 3.0 वाला डीजल इंजन डाला है इसके अंदर। समझ में आ रही मेरी बात? ऑलराइट। और चूंकि BMW अपने इंजन खुद बनाती है, इसलिए वो एडवर्टाइज भी करती है कि जी इंजन हमने ये वाला लगा है। जो लोग खुद के इंजन नहीं बनाते वो थोड़ा कम एडवर्टाइज करते हैं, पर लिखते जरूर है TFI और ये और वो, ऐसा इंजन है, इतने टॉर्क प्रोड्यूस करता है, इतने एंगुलर वेलोसिटी, बताते नहीं बताते इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे? नहीं देखा आपने ऐसा गाड़ियों का एडवर्टाइजमेंट? काफी सारा पोर्शन इंजन को डेडिकेटेड होता है। एक तो फोटो होता है बढ़िया सा, ऑलराइट, कोई शाहरुख खान या मॉडल के साथ, वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन जो भी पढ़ लिख के खरीदते कार, ऑलराइट, उसके लिए क्या लिखते वो लोग? इंजन, कि इंजन कौन सा है, क्या करता है इंजन। क्योंकि वो इंजन यदि ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा तो निश्चित रूप से आपको फ्रिक्शन ज्यादा मिल जाएगा। किस तरफ? आगे की तरफ, पीछे की तरफ नहीं, आगे की तरफ। दिखाई दे रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है क्या? पक्का? अरे पर नॉन ड्राइव व्हील पे तो हमको पता है कि फ्रिक्शन पीछे लगता है। जरा पहले तो समझ ले क्यों लगता है। नॉन ड्राइव व्हील को ड्राइव तो मिल नहीं रही है, लेकिन उसको इस फ्रिक्शन की वजह से पूरा का पूरा फ्रेम उसको उठा के आगे ले जा रहा है। तो ये पॉइंट किधर जाने की कोशिश कर रहा होगा? आगे। तो क्या करेगा? फ्रिक्शन क्या करना चाहता है? साथ साथ रखना चाहता है, ऑलराइट। तो फ्रिक्शन चाहेगा कि आगे ना जाए, तो किधर लगेगा? पीछे। ये लो, सारा हिसाब बराबर हो गया। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नॉन ड्राइव व्हील पे जो फ्रिक्शन के लिए इक्वेशन आएगी वो ये आएगी, और मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये बहुत छोटा होता है। आपका अल्फा ज्यादा भी होले तो भी नॉन ड्राइव व्हील का फ्रिक्शन इंजन के टॉर्क से रिलेटेड नहीं है डायरेक्टली उस तरह से। जबकि यहां तो 1-to-1 रिलेशन है, ज्यादा से ज्यादा इंजन का टॉर्क, ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन का ड्राइव व्हील पे लगने वाला फोर्स। ये इंजन के टॉर्क को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए बहुत बड़ा होता है। और इसका काम सड़े से व्हील का अल्फा प्रोवाइड करना है, जो कि बहुत बड़ा काम नहीं है, इसलिए जनरली बहुत 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 छोटा होता है। नहीं आया समझ? राइट। कुछ गाड़ियों में चारों व्हील को भी ड्राइव्स मिलती हैं, उसको 4 व्हील ड्राइव बोलते हैं, राइट। जैसे कि सबसे पुरानी कार जिसको ऐसा मिलती है, जिप्सी, मारुति जिप्सी को चारों व्हील को ड्राइव मिलती है उसको, राइट। सो यू कैन टेक इट एनीवेयर। या फिर जो जीप्स होती है उनको मिलती है, ओके। कोई क्वात्रो बोल रहा था, गलत सलत रट के, ओके, आपको मैं क्वात्रो भी बता देता हूं, राइट, समझाऊंगा ज्यादा नहीं। सारी जो 4 व्हील ड्राइव्स होती है क्वात्रो के अलावा,
उसमें रेशियो किसको कितना टॉर्क मिलना है पहले से फिक्स होता है। क्वात्रो में टॉर्क किस व्हील को कितना मिलेगा इस बेसिस पे डिपेंडेंट होता है कि उसको नॉर्मल कितना अवेलेबल है। जिसको नॉर्मल ज्यादा मिल रहा होता है सारा का सारा ड्राइव उसको ट्रांसफर कर देता है क्वात्रो सिस्टम। क्यों? क्योंकि जहां नॉर्मल और फ्रिक्शन ज्यादा अवेलेबल है, नॉर्मल एंड फ्रिक्शन जहां पे ज्यादा अवेलेबल है उसी को सबसे ज्यादा ड्राइव देता है। तो इससे क्या होता है, आपकी गाड़ी मान लीजिए कि फंसी हुई है, एक पहिया भी यदि ऐसी जगह पे जहां फ्रिक्शन है तो आप गाड़ी को निकाल के ला सकते हो। जबकि यदि मान लीजिए कोई नॉर्मल कार है, उसके जो दो आगे के टायर है वो कीचड़ में चले गए तो आप कितना भी घुमाते रहिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं मिलेगा आपको। राइट, सो दैट इज क्वात्रो। क्वात्रो बेसिकली मीन्स 4। उसका ड्राइव चारों व्हील को डिपेंडेंट ऑन कितना फ्रिक्शन अवेलेबल है उसके बेसिस पर मिलता है। इसलिए बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। यूट्यूब पे वीडियो है, आप चाहे तो देख सकते हैं। एक इंक्लाइन प्लेन पे चढ़ना बहुत मुश्किल होता है यदि कीचड़ हो तो। क्यों? क्योंकि इधर वाला नॉर्मल जो होगा वो ज्यादा होगा, इधर वाला नॉर्मल कम होगा। राइट, और जनरली इधर वाले को ड्राइव ही मिलती है, इधर वाले को ड्राइव मिलती नहीं है, तो चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। 4 व्हील ड्राइव होती तो फिर भी चढ़ जाती है गाड़ी। राइट, लेकिन एक सिचुएशन उन्होंने दिखाया कि यूएस आर्मी की जीप नहीं चढ़ पा रही है, हमर इतना कीचड़ और इतना इंक्लाइन है कि वो नहीं चढ़ पा रही है, पर क्वात्रो की जो सेडान है A6 वो आराम से चढ़ रही है। बिकॉज इसमें भी होती है वैसे खास बात, समझ में आ गया सबको। नॉन ड्राइव पे फ्रिक्शन पीछे लगने के बावजूद कार पीछे नहीं जाने वाली है, डब्बा चला गया। अरे कार आगे जाने वाली है। गॉट इट और नॉट? क्यों? क्यों? कौन सा फ्रिक्शन बड़ा होगा हमेशा? पक्का, क्योंकि वो इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा होगा हर बार। क्लियर है ना? बिल्कुल। इनफैक्ट पावर कभी लिखनी हो तो वो टाउ ई इंटू ओमेगा होगी। राइट, अरे वहां एफ भी होती तो यहां क्या होगी? टाउ ई ओमेगा। आप देखेंगे तो इंजन के सिर्फ टॉर्क की बात नहीं होती है, पावर की बात ज्यादा होती है ना? पावर की बात क्यों करते हैं? पावर की बात इसलिए करते हैं, देयर इज अ वेरी सिंपल रीजन। यदि आपकी ओमेगा ज्यादा है, राइट, तो कम पावर पे भी आप टॉर्क प्रोड्यूस कर लोगे। ठीक है, लेकिन यदि ओमेगा कम है और पावर भी कम है, राइट, कम पावर का इंजन है, ओमेगा ज्यादा, तो कम ओमेगा पे वो ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। और इंजन वो अच्छा माना जाएगा जो कम ओमेगा पे ज्यादा से ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर ले। मतलब कि जो कम शुरुआत में ही इतना टॉर्क प्रोड्यूस कर दे कि आप जल्दी से जल्दी 0 से 100 पे पहुंच जाओ। नहीं समझ आई बात? इंजन कौन सा अच्छा है? जो 100 से 150 जल्दी पहुंचा है या 0 से 100 जल्दी पहुंचा है? 0 से 100 जल्दी पहुंचा। राइट, तो इंजन की पावर टाउ ई इंटू ओमेगा से डिपेंडेंट आती है। राइट, इसी वजह से जो कम ओमेगा वाले व्हीकल होते हैं लेकिन जिनको टॉर्क ज्यादा चाहिए होता है वो डीजल इंजन होते हैं। ट्रक, लोकोमोटिव, अबे रेल का इंजन नहीं समझ में बात, वो डीजल इंजन होते हैं। क्यों होते डीजल इंजन? शिप्स के इंजन, शिप्स में डीजल यूज होता है हमेशा, क्योंकि उसको टॉर्क चाहिए होता है बहुत बड़ा, लेकिन ओमेगा बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होती है। तो वो स्लो बर्निंग फ्यूल होता है डीजल। तो स्लो बर्निंग फ्यूल मतलब लो ओमेगा पे काम करेगा। पेट्रोल इज फास्ट बर्निंग फ्यूल। क्या बड़े आगे इक्वेशन समझ में आ गई कैसे हैंडल करनी है अपन को आगे से? ऑलराइट, ठीक है। रोलिंग, ऑलराइट, लिख लीजिए। रोलिंग पढ़ेंगे हम लोग।
तो सबसे पहले जो टर्म मैं आपको समझाना चाहता हूं, इट इज कॉल्ड प्योर रोलिंग. इट इज ऑल्सो कॉल्ड रोलिंग विदाउट स्लिपिंग. इट इज ऑल्सो कॉल्ड रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग. सब एक ही नाम है. प्योर रोलिंग, रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग. इन सब नामों में कोई अंतर नहीं है. दे आर ऑल सेम. कोई अंतर नहीं है. कभी रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग बोल देते, कभी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग बोल देते, कभी प्योर रोलिंग बोल देते, या कभी कभी ऐसा बोल देते, देयर इज सफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस. देयर इज sufficient friction between contact surfaces. Sufficient friction मतलब कि क्यों है प्योर रोलिंग, मैं बता रहे जा रहा हूं, बस बढ़ू मैं आगे. ठीक है. या ऐसे भी बोल देते हैं, देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन कॉन्टैक्ट सर्फेसेस. लिख लेते है ना. अब मुंडी बहुत अच्छी हिलाते. देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन कॉन्टैक्ट सर्फेसेस. एंड फाइनली जो मैं चाहता हूं आप याद रखें, स्टैटिक फ्रिक्शन. इन सब का एक ही मतलब है कि कॉन्टैक्ट सर्फेसेस बीच में कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन. इन सब बातों का एक ही मतलब है. नो स्लिपिंग बिटवीन कॉन्टैक्ट सर्फेसेस मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन. सफिशिएंट है रफ, रफ या ऐसे भी देते हैं वेरी रफ. सर्फेसेस आर वेरी रफ. वेरी रफ, हाईली रफ मतलब फिर से वही बात, म्यू बहुत बड़ा है. म्यू बहुत बड़ा है मतलब सफिशिएंट है, मतलब स्लिपिंग नहीं हो रही है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब प्योर रोलिंग. गॉट इट? तो स्टैटिक फ्रिक्शन, प्योर रोलिंग एक ही बात है. इसलिए हमारा कंसंट्रेशन लेकिन वर्ड स्टैटिक फ्रिक्शन पे रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे काम वही चीज आएगी. शुरू करूं मैं? राइट. तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? व्हाट इज द कंडीशन फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन टू बी एक्टिंग? राइट, बताइए. जैसे मान लीजिए ये एक प्लेटफॉर्म 2 से चल रहा है, राइट, और इसके ऊपर ये एक कोला है जो घूम भी रहा है और 2 से आगे चल रहा है. तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा इन दोनों के बीच में. दोनों की स्पीड सेम है, राइट? हाँ, स्टैटिक लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? ये ओमेगा भी दे देता हूं मैं 4. हाँ, 4 नहीं, इनफैक्ट 5 देता हूं, 2 देता हूं. हाँ, दोनों की वेलोसिटी सेम है. कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक. किसकी वेलोसिटी देखनी होती है? कॉन्टैक्ट पॉइंट की, सेंटर ऑफ मास की नहीं देखनी होती है. फ्रिक्शन को थोड़ी मालूम है सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है. फ्रिक्शन तो इससे कॉन्टैक्ट में है. फ्रिक्शन को अपन रोज बेवकूफ बनाते हैं. अपने जूते को पीछे ले जाते हैं, फ्रिक्शन बेचारा सोचता है पीछे जाना चाहता है, वो आगे लगा देता है अपन के ऊपर फोर्स. अपन को जाना आगे ही होता है, नहीं? राइट. फ्रिक्शन थोड़ी मालूम है कि ऊपर की बॉडी को तो आगे जाना है, ये तो ऐसी एक्टिंग कर रहा है पीछे जाने की. चलना यही है, जमीन को बेवकूफ बनाना. अरे समझ में आई बात? कि कॉन्टैक्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी आएगी इस केस में? 0. और ये किधर जा रहा है? आगे. तो इज इट केस ऑफ रोलिंग? नो, दिस इज नॉट केस ऑफ रोलिंग. समझ में आ रही मेरी बात? पक्का? कोई डाउट? ऑलराइट. सॉरी, ये तो 2 था ना, 2 ही रहना देता है इसको. राइट. कितनी ओमेगा रखे कि स्टैटिक फ्रिक्शन लगे P और मतलब इन दोनों के बीच में, या दूसरी भाषा में प्योर रोलिंग हो तो कितनी ओमेगा होगी, सफिशिएंट फ्रिक्शन हो तो कितनी ओमेगा होगी, रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग हो तो कितनी ओमेगा होगी. सब बातें एक ही है. If there is no slipping between these two,
तो कितनी ओमेगा होनी चाहिए, किधर होनी चाहिए, ये आपको बताना। कितनी ओमेगा होनी चाहिए? 0। ओमेगा शुड बी 0। आई समझ में बात या नहीं आई? आई पक्का? लेट से ये 8 से जा रहा है, कितनी ओमेगा होनी चाहिए, किस दिशा में? रेडियस है 1 मीटर, राइट। किस सेंस में कितनी ओमेगा होनी चाहिए? 6 कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? ताकि सेंटर के रिस्पेक्ट में कितनी आएगी इसकी वैल्यू? 6 इस तरफ। किसके रिस्पेक्ट में आई? लेकिन ये सेंटर के रिस्पेक्ट में। इसमें क्या जोड़ेंगे अपन? 2। वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू C प्लस VC। ऐसे घूम रहा होगा, तो अब ये क्या कर रहा है? प्योर रोलिंग कर रहा है। कोई डाउट? श्योर? नथिंग? क्लियर है बिल्कुल? ऊपर ये प्लेटफॉर्म है लेट से, राइट। इसकी कितनी वेलोसिटी हो, राइट, यदि इन दोनों के बीच में भी सफिशिएंट फ्रिक्शन है तो प्लेटफॉर्म की कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए? यदि हम ये कह रहे हैं इन दोनों के बीच में सफिशिएंट फ्रिक्शन है, ऊपर वाले प्लेटफॉर्म किधर और कितनी? किधर? कैसे आया? तुम तो गलत बता रहे थे यार। हाँ, कैसे आया 4? इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है सेंटर के रेस्पेक्ट में? सेंटर के रेस्पेक्ट में किस तरफ? और सेंटर की खुद की, दोनों को जोड़ दिया, कितना आया? किस तरफ? तो इस प्लेटफॉर्म की भी कितनी होनी चाहिए? राइट की तरफ 4। तो कैसा फ्रिक्शन होगा इनके बीच में? स्टैटिक फ्रिक्शन। कोई तकलीफ? पक्का? अब परेशान लग रहे? सिक्स कैसे आया? कहीं ओमेगा लिखा होगा? 6 लिखा था। अच्छा, ओमेगा आया कैसे? ओमेगा कैसे निकाला? ओके। इसकी फाइनल वेलोसिटी 8 होनी चाहिए। इससे आप एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? ओके। और सेंटर की 2 है इस तरफ, सेंटर के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की वेलोसिटी ओमेगा आर, तो ओमेगा आर प्लस 2 यही होगी, मस्ट बी इक्वल टू 8। पर आर की वैल्यू पुट करो, घर जाओ सॉल्व करो, 2-4 दिन लगेंगे, आ जाएगा। और कुछ? पक्का? ऑलराइट, आगे बढ़े। कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा इसके ऊपर और किधर? डिस्क है ये, कितना फ्रिक्शन और किधर? हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन? ओके, कितनी वेलोसिटी आई लोवेस्ट पॉइंट की? जमीन की भी कितनी है? कौन सा फ्रिक्शन लगा इनके बीच? स्टैटिक। और मेरा जवाब है मुझे नहीं मालूम कितना लग रहा होगा, आपको पता नहीं कैसे मालूम है। ऑलराइट, मैंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है
कि फोर्सेस कौन से लग रहे हैं, आज ये वी है अगले दिन होगी कि नहीं होगी, हैव आई गिवन यू एनी इंफॉर्मेशन ऑफ फोर्सेस, देन ऑल आई कैन से इज आई डू नॉट नो इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मच. स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में मैंने तो यही सिखाया था, फ्रिक्शन की वैल्यू म्यूएन नहीं होती, मैक्सिमम होती है, और वैल्यू 0 से म्यूएन हो सकती है कुछ भी. डू यू नो ऑल दी अदर फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट? एम आई सेइंग नो अदर फोर्सेज, नो फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट? मैंने तो नहीं बोला ना. उसमें हो सकता है और 10 करोड़ फोर्स और लग रहे हो, हाउ डू आई नो? अरे सो मुद्दा ये, स्टैटिक फ्रिक्शन जब तक हम फोर्स एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक जवाब नहीं पाते. यदि और कोई फोर्स नहीं लग रहा तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, 0. मेरी बात सुनी कि नहीं सुनी? कोई और फोर्स नहीं लग रहा तो आंसर बिल्कुल सही है, 0. बट यदि कोई और फोर्सेस लग रहे तो हम क्या कहेंगे? हमें नहीं मालूम कितना लग रहा होगा और किधर लग रहा होगा, क्योंकि हो सकता है ये चित्र आगे वाले टायर का हो सकता है यही चित्र पीछे वाले टायर का हो सकता है ये चित्र पीछे वाले टायर का तब हो जब ब्रेक मार रहे हैं. ब्रेक मारते हुए वही इंजन का जो टॉर्क आगे लगता है वो तो गायब हो जाता है, उसकी वजह ब्रेक का टॉर्क लगता है उल्टा, और दोनों और आगे पीछे दोनों पे लगता है टॉर्क, और इंजन वाले टॉर्क से उल्टे सेंस में और लगता है. तो क्या करेगा वो? दोनों को उल्टा घुमाने की कोशिश करेगा, दोनों पे फ्रिक्शन वेलोसिटी के अपोजिट आ जाएगा. ब्रेक समझाओ.